Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter thermodynamics. Yes, one of the very important chapter that is thermodynamics. And in this part 2 lecture of this chapter we will discuss about heat and internal energy and most importantly work. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम हीट और टेम्परेचर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जो चैप्टर था, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हीट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ। अब बात करेंगे, हम शुरुआत करेंगे एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी से, फिर देन हम आएंगे वापस हीट पर और फिर वर्क के बारे में भी हम बात करेंगे। ये एक्चुअली जितना भी हम कैलकुलेशन या जितना भी हम थ्योरी पढ़ेंगे वो गैस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे या गैशियस एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी की। So internal energy of a system is defined as the total energy possessed by the system। कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है, उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, उसके एटम्स हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, वो एनर्जी कहलाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। So internal energy of the system is defined as the total energy possessed by the system due to the molecular motion and the molecular configuration। क्लियर। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में या फिर मैं ऐसा कहूँ कि किसी भी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जिसकी एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू है, जिसके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू है, जिसके एक पर्टिकुलर मास की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है, उसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से या एटम से मिलकर वो बना हुआ है, उन एटम्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है और उन एटम्स का जो मोशन हो रहा है या फिर मॉलिक्यूल्स का जो मोशन हो रहा है, उन मोशंस और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो एनर्जी है या फिर वो एनर्जी पजेस करता है, वो एनर्जी कहलाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। और नॉर्मली इस इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है यू से एंड द एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर मोशन है, जो किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो मॉलिक्यूलर मोशन लाई कर रहा है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम से एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है, ऑब्वियसली उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी या मोशन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होगी, उस इंटरनल एनर्जी को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी या फिर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इसे हम नॉर्मली यूके से डिफाइन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से, सपोज इस पिक्चर में ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, ठीक है। कितनी तरह से मोशन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए ये 3 तरह से मोशन कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, इस तरह से गोल गोल घूम के, और वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन भी पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल है और वाइब्रेशनल मोशन भी पॉसिबल है। तो अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स इस तरह का मोशन कर रहा है, तो इस तरह के मोशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो एटम्स एक पर्टिकुलर बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं या फिर वो एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो इसकी वजह से ये एटम्स जो एनर्जी पजेस करते हैं या फिर इन बॉन्ड्स की वजह से या फिर इन एटम्स की वजह से या इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एटम जिस तरह की एनर्जी पजेस करते हैं, कंटेन करते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी। So the motion includes translational, rotational and vibrational motion of the molecules, and the energy due to the molecular configuration is called the internal potential energy। So normally जो internal energy होती है किसी भी particular thermodynamic system की, वो 2 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होती है। पहला उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उन एटम्स का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे नॉर्मली यूपी से डिफाइन किया जाता है। So internal energy will becomes U is equals to UK plus UP। So thus internal energy of the system is the sum of the molecular kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest। ठीक है। हमें ये याद रखना है कि ये जो जितनी भी एनर्जी हमने कैलकुलेट की है या फिर इंटरनल एनर्जी की जब हम डेफिनेशन देंगे किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से एसोसिएटेड, तो हमें याद रखना है कि वो पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमेशा रेस्ट में होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जितने टाइम इंटरवल में आप उस
का एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो रेस्ट में होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस की अगर बात करें, आइडियल गैस, ठीक है, गैशियस एलिमेंट हम जानते हैं कि गैशियस एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही वीक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, या फिर हम कहें कि दोनों दो एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। और गैसियस एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो गैस मटेरियल्स होते हैं उनका कोई ना तो कोई शेप होता है ना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो हमेशा उन, और सबसे खास बात कि वो जो मटेरियल होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमेशा फैलने की कोशिश करते हैं और मोशन में रहते हैं। सो इन एन आइडियल गैस देयर आर द नो मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सो दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर जीरो एंड द गैस डज नॉट possess इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग ज़ीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? आइडियल गैसेस की। तो आइडियल गैसेस के केस में नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो गैशियस एलिमेंट है या फिर जो गैशियस पार्टिकल्स हैं उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्योंकि रिसेंटली अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या फिर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या फिर दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। तो ऑब्वियसली गैस का ना तो कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना फिर गैस का कोई शेप स्ट्रक्चर होता है, और ना ही गैस से इसके दो एटम्स के बीच में इंटरनल अट्रैक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। Hence, internal energy of the ideal gas is just the sum of the kinetic energies associated with the various random motion। ठीक है, सो अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें आइडियल गैस के केस में, तो इंटरनल एनर्जी देखो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई ज़ीरो, सो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की, उन सभी का सम जो होगा वही क्या होगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस होगी। Hence, the internal energy of an ideal gas is just the sum of the kinetic energies associated with various random motion। ठीक है, वेरियस रैंडम मोशन जो होते हैं नॉर्मली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स के, इन की वजह से जो इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, इन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन होगा वही क्या होगी? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस होगी। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस जो होती है वो नॉर्मली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए जितने भी पर्टिकुलर मोशन होते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल में या फिर किसी मैटर में, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो मोशन इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स में एनर्जी होती है, और पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? वो एक्चुअल में टेम्परेचर की वजह से आती है या फिर हीट एनर्जी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं। तो इसलिए नॉर्मली जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैसेस की, ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से है, इसलिए ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अब देखिए, अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी ऑफ द रियल गैसेस की, रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आइडियल गैसेस से थोड़ा डिफर है, क्योंकि आइडियल गैसेस में हमने माना है कि दो आइटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो है, विट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। बट रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। इन द रियल गैस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नॉट नेग्लिजिबल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो पूरी तरह से नेग्लिजिबल नहीं होते, पूरी तरह से जीरो नहीं होते, कुछ एक अमाउंट के इंटरनल अट्रैक्शन बिटवीन द आइटम्स लाई करते हैं। ठीक है, और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस एक्सर्ट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर। ठीक है, जो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मली एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर होती है। देयर फॉर द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, so thus internal energy of the real gas is the sum of the internal kinetic energy and the internal potential energy of the molecule of the gas। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब हम रियल गैस की बात करेंगे तो रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या होगी? टोटल potential energy plus total kinetic energy of the molecules। So it would obviously depends on both the temperature and volume of the gas। और इसलिए ये किस पे डिपेंड करेगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो नाता है वो बेसिकली मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, इसलिए टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी लाई कर रही है मॉलिक्यूल्स की, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? बेसिकली कॉन्फिग्रेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये जो इंटरनल एनर्जी होगी रियल गैसेस की वो टेम्परेचर के साथ साथ में वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगी।
अब देखिए द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी बेसिकली कैसा है, इस तरह एक तरह का मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन एटसेट्रा, ठीक है। अब क्योंकि रियल गैसेस की बात हो रही है और रियल गैसेस के केस में क्या है कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। सो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द प्रेशर। प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, मास पे भी डिपेंड करेगी, और कंपोजिशन पे कि वो जो पर्टिकुलर गैसियस एलिमेंट है वो किस कंपोजिशन का है। सो देखिए जब कोई पर्टिकुलर कंटेनर रेस्ट में है तो उस रेस्ट में अगर कोई रियल ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है और ये गैस कैसी एक तरह की रियल गैस है, ठीक है। तो इस रियल गैस के की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बेसिकली ये सारे पैरामीटर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन इन सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ टेकन टू अचीव दैट स्टेट, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर थर्मोडाइनमिक सिस्टम मोशन में है और तो वो मोशन में है, थर्मोडाइनमिक सिस्टम पूरा होल सोल मोशन में है, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस फील्ड है, ये गैस फील्ड कंटेनर जो है वो सपोज मोशन में है, तो ये मोशन में है तो इसके मोशन का कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर रियल गैस की इंटरनल एनर्जी से। इसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किस पर इन मॉलिक्यूल्स के मोशन पर और इन मॉलिक्यूल्स के मोशन की स्टेट पर, या फिर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। उसका इससे कोई भी नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कि वो बेसिकली किस पाथ से जा रहा है पूरा कंटेनर, या पाथ या इस पर्टिकुलर कंटेनर की स्पीड क्या है, इस कंटेनर के मोशन का लेवल क्या है, इससे इंटरनल एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम बट नॉट द पाथ टेकन टू अचीव दैट स्टेट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कैन वेरी द मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, जिसकी उसकी वजह से जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, क्योंकि इन्हीं पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, इसलिए इस इंटरनल एनर्जी में वेरिएशन अगर किसी तरह का होगा तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर थर्मोडाइनमिक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एटसेट्रा ये चेंजेस हो सकते हैं। इन थर्मोडाइनमिक्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज ए होल इज़ नॉट रिलेवेंट। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट मतलब किसी पर्टिकुलर दूसरे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेवेंट नहीं है। इट मीन्स द कंटेनर ऑफ द गैस इज मूविंग एज ए होल विद सम वेलोसिटी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंटेनर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनर्जी। जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई अगर ये पूरा कंटेनर है, इसमें गैस फील्ड है, तो ये अगर कंटेनर मोशन कर रहा है तो इस कंटेनर के मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका इससे इस गैस की इंटरनल एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रियल गैसेस या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रियल गैसेस इज़ नॉट रिलेवेंट। इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स के मोशन से और उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही इसका रिलेशन है। अब चलिए हम बात करते हैं, आपको इंटरनल एनर्जी तो आई होप समझ में आ गया होगा, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं हम हीट की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बेसिकली हीट क्या है। हीट एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। हीट एक एनर्जी है जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को या उसके टेम्परेचर को डिफाइन करती है। सो इट इज़ अ एनर्जी दैट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। और हमें पता है कि हीट एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है या फिर हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। तो ऑब्वियसली जब भी हीट का एक्सचेंज होता है तो किसी सिस्टम से सराउंडिंग में हो सकता है या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में हो सकता है, मतलब उस सिस्टम के आसपास जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें हो सकता है या फिर इन्वायरमेंट से हीट ट्रांसफ़र होकर सिस्टम में आ सकती है। सो इट इज़ अ एनर्जी दैट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम। एसआई यूनिट जो होती है वो हीट की क्या होती है, जूल, क्योंकि हीट एक एनर्जी है इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल होगी। सपोज द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज गिवन टू द बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम द टी आई टू टी एफ। सपोज कोई बॉडी है उसका इनिशियल टेम्परेचर टी आई है और आपने उसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दी है क्यू, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो गया और टी एफ हो गया। तो ऑब्वियसली ये डिपेंड किस पे करेगी, ये मास पे डिपेंड करेगी, उस पर्टिकुलर बॉडी के, उस बॉडी के नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी और चेंज इन इट्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है।
सपोज़ कोई बॉडी है, उस बॉडी का आपने इनिशियल टेम्परेचर मेज़र किया, वो टी दिखा रहा है, फिर आपने उसे क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई की जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज़ होगा, और सपोज़ टेम्परेचर राइज़ होगा टी हो गया। तो टेम्परेचर कितना राइज़ होगा ये डिपेंड करेगा उस बॉडी का मास कितना है, वो बॉडी जिस मटेरियल की बनी हुई है वो मटेरियल का नेचर कैसा है, मतलब वो लिक्विड है, सॉलिड है, या गैस है, या फिर कुछ और स्टेट का है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट थिंग, इनिशियली इनिशियली सराउंडिंग और उस बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो डेल क्यू है वो प्रोपोर्शनल होगा मास इंटू डेल टी के, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी और उस बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर हम हटाते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया, जो बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल को। और यहाँ पर जो डेल टी है वो डेल टी क्या होगा, बेसिकली चेंज इन द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो चेंज इन द हीट जो होगा, हीट में जो चेंजेस होंगे किसी पर्टिकुलर बॉडी के, क्योंकि जब आपने उसको हीट सप्लाई की तो उसकी हीट एनर्जी में जो चेंजेस होंगे वो डेल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एस टी एफ माइनस टी आई, ठीक है, जहाँ पर एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, टी आई इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ इज़ द फाइनल टेम्परेचर, एंड एस इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। सो हीट एनर्जी आपको समझ में आ गई, आई होप ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ बेसिकली डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एस टी एफ माइनस टी आई। और यहाँ पर देखिए एस जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो स्पेसिफिक हीट एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, विच इज़ नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करना है तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहलाती है उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट एनर्जी या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। और ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये डिपेंड करती है मटेरियल पर। अब इसके बाद बात करते हैं हम वर्क की, कि एक्चुअल में वर्क क्या है। यहाँ पर हमने वर्क काफ़ी सारा वर्क के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क की बात करें तो देखिए वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वो भी वर्क में काउंट होगा, और अगर तो उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी वर्क होगा। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा, तो सपोज अ गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन। आप देख सकते हैं कि सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या भर रखा है, गैस भर रखी है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर से इसको पैक कर दिया एक पिस्टन से। पिस्टन बेसिकली क्या है, मूवेबल, जो इस तरह से अप डाउन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अंदर आपने क्या भर दिया है, गैस को फिल कर दिया है, इस कंटेनर को पूरी तरह से टाइट कर दिया है, एयर टाइट। इसमें किसी तरह का बाहर से किसी तरह के किसी भी मटेरियल का या फिर हीट का एक्सचेंज अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। So suppose a gas is confined in a cylinder with a movable piston. P is the pressure on the piston and A is the area of piston. ठीक है, तो सपोज यहाँ पर पिस्टन जो है, इस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, अप डाउन स्लाइड कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर पिस्टन जो है वो, इस पिस्टन जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस गैस पर वो है P, और इस पिस्टन का जो एरिया है, इस पिस्टन का जो एरिया है, ठीक है, इस पिस्टन का ये जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको सपोज आप क्या बोल रहे हैं, ए। तो यहाँ पर पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो पी है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पर जो गैस होगी वो गैसियस पार्टिकल क्या करेंगे, इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने जो प्रेशर ऊपर की तरफ कंसिडर किया है था, अभी सपोज आप कंसिडर कीजिए कि जो गैसियस पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बेसिकली फोर्स क्या होता है या प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है आपको फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें पता है। तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ़ हो जाएगा पी इंटू ए, एफ़ की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एफ़ की वैल्यू हो गई पी इंटू ए। When the piston is pushed outward and infinitesimal distance dx, then the work done by the gas। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए एक फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा,
पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा। तो सपोज कितना मूव हुआ, यहाँ पर सपोज जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन में इस फोर्स की वजह से जो गैस अप्लाई कर रही है वो है सपोज dx। तो देखिए यहाँ पर फोर्स भी मिल गया हमें, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गैस की गैशियस पार्टिकल के फोर्स की वजह से जो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dx है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पिस्टन पे जो वर्क हुआ है dw वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू डी एक्स। और यहाँ पर f की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली p इंटू ए डी एक्स इक्वल्स टू। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरिया, ये हो गया एरिया और ये हो गया बेसिकली डिस्टेंस। तो यहाँ पर a इंटू डी एक्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम को डिफाइन करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल डी एक्स जो है वो स्मॉल चेंज इन द लेंथ दिखा रहा है यहाँ पर, तो एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इंटू डी एक्स जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी वी, स्मॉल वॉल्यूम को डिफाइन करेगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर स्मॉल वॉल्यूम या चेंज इन द वॉल्यूम को डिफाइन करेगा डी वी। तो देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया पी इंटू ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पी डी वी। ठीक है, ये फाइनली हमने वर्क की डेफिनेशन निकाल ली या फिर वर्क का फार्मूला निकाल लिया। कौन सा वर्क, जो गैशियस मॉलिक्यूल अपना गैशियस मॉलिक्यूल ने किया है पिस्टन पर, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स एफ। अब यहाँ पर देखिए अगर भी स्मॉल वर्क हमने कैलकुलेट किया है डी एक्स, तो अगर मैं एक पर्टिकुलर रेंज तक बात करूँ कि भाई अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी आई से वी एफ तक, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो गैस का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, है ना, फिर फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली गैशियस पार्टिकल ये फैलेंगे सारे। इट मीन्स कि गैशियस पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी एफ हो गया। तो सपोज यहाँ पर सपोज हम अगर चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई वॉल्यूम इस गैस पार्टिकल का जो या जो गैशियस एलिमेंट है इनका वॉल्यूम वी आई से वी एफ तक करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे वी आई से वी एफ तक। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू वी आई से वी एफ डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, दैट इज़ बेसिकली पी डी वी। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पी डी वी पुटअप कर दी। तो ये हो गया टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन टू चेंज द वॉल्यूम फ्रॉम द वी आई टू वी एफ। किसी पर्टिकुलर गैशियस कंटेनर का या फिर गैस जितने पर्टिकुलर रीजन में गैस ऑक्यूपाइड है इसका वॉल्यूम वी आई से वी एफ करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वी आई इंटू वी एफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द वी आई टू वी एफ पी इंटू डी वी। ठीक है, ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क करेंगे गैशियस पार्टिकल इस पिस्टन पर। अब देयर आर द मेनी वेज टू चेंज द स्टेट ऑफ द गैस। ठीक है, अगर अब हम चेंज देखना चाहते हैं कि बेसिकली प्रेशर में कितना चेंजेस आ रहा था जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था तो प्रेशर में चेंजेस कितने आ रहे थे। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा इस पिस्टन पर अवेलेबल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। There are the many ways to change the state of the gas. One way is to represent the plot between the pressure of the gas and the volume and it's called the indicator diagram. तो देखिए यहाँ पर जो स्टेट में होने वाले चेंजेस हैं, मतलब जब प्रेशर अप्लाई हो रहा था गैस की वजह से पिस्टन पर तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा था। वॉल्यूम जब इंक्रीज़ हो रहा था तो इट मीन्स कि स्टेट में चेंजेस हो रहे थे यहाँ पर। तो ये स्टेट में होने वाले जो चेंजेस हैं वो बेसिकली हम एक पीवी डायग्राम से या फिर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से डिफाइन कर सकते हैं। इसे नॉर्मली इंडिकेटर डायग्राम भी कहा जाता है। द इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर पी ऑफ द गैस विद द वॉल्यूम वी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे वॉल्यूम जो है वो वी आई से वी एफ की तरफ बढ़ रहा था, प्रेशर जो होता है वो गैस का पिस्टन के ऊपर वो क्या हो रहा है, नॉर्मली कम होता जा रहा था। तो ये बेसिकली, और इस पी वी डायग्राम के बीच का जो रीज़न है, इसका जो एरिया होगा, इस पी वी रीज़न में ये जो आपको रीज़न दिख रहा है, जो लाइंस वाला रीज़न दिख रहा है, ये इस लाइन वाले रीज़न का जो एरिया होगा वो एरिया क्या कहलाएगा, वर्क डन। जितना वर्क डन हुआ है वो वर्क डन कैसा होता है, बेसिकली W इज इक्वल टू वी आई टू वी एफ पी इंटू डी वी। सो देखिए ऑन द इंडिकेटर डायग्राम द एरिया बाउंडेड बाय द पी वी ग्राफ रिप्रेजेंटेड द वर्क डन। तो हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू वी आई टू वी एफ पी इंटू डी वी। ये क्या है, बेसिकली एरिया अंडर द पी वी ग्राफ। सो डेल डब्ल्यू क्या होगा, सो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बेसिकली चेंज इन द वर्क। अब यहाँ पर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम है ना, और फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वर्क कर रहे हैं और वर्क करने की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि वी एफ इज़ ग्रेटर देन वी आई, और इसका मतलब क्या होगा, डब्ल्यू पॉजिटिव, मतलब जो वर्क डन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वर्क डन हो रहा है इस तरह से कि वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पहले
गैसियस पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था पिस्टन का, तो इसलिए वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसके अपोजिट अगर ऐसा होता कि गैसियस पार्टिकल यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इससे वॉल्यूम कम होगा, इससे वॉल्यूम क्या होगा, डाउन होगा। और वॉल्यूम डाउन होगा इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो इस केस में जो वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा, निगेटिव वर्क। सो देखिए, वेज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर हम बोलें कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के वे क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो सकता है बाय डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन की जब पिस्टन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ये सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, इस केस में जो वर्क था वो क्या होगा, निगेटिव होगा, जैसा अभी हमने देखा। बाय डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम डेल डब्ल्यू विल बी निगेटिव। इफ़ द सिस्टम इज़ डूइंग सम वर्क, अगर सिस्टम काम कर रहा है, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल पिस्टन पर अप्लाई फोर्स जब अप्लाई कर रहे थे तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, उस केस में जो वर्क हो रहा था वो क्या हो रहा था, पॉजिटिव वर्क। सो इफ़ द सिस्टम इज़ डूइंग सम वर्क देन डेल डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव। अब देखिए, इफ़ द सम हीट एनर्जी इज़ गिवन टू द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं हम, अगर सिस्टम को हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे सिस्टम की हीट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये डेल क्यू क्या होगा, या चेंज इन द हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल हीट ज़्यादा होगी, इनिशियल हीट जो होगी वो कम होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं, सिस्टम से हीट ले रहे हैं, तो मतलब इसकी हीट एनर्जी कम होगी, मतलब फाइनल हीट एनर्जी कम होगी, और इनिशियल हीट एनर्जी ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पर देखो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर डेल क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। सो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस या काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क निगेटिव होगा, कब हीट एनर्जी पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी या कब चेंज इन द हीट एनर्जी निगेटिव कंसीडर की जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था और डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सामने फेस आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।